हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज में संसद के बारे में पढ़े और संसद के 3 अंग के रूप में हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को हमने जाना। तो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित बातों को हमने जान रखा है, उनसे संबंधित जो भी तथ्य है, जो भी जानकारियां हैं, वो हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं। मीन्स इससे रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है, तो जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो हम लोग जो है संसद के 3 अंग के रूप में लोकसभा, राज्यसभा को जान चुके हैं। और इसके जो तीसरे अंग है आपके राष्ट्रपति जी, उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो एक वीडियो है दोस्तों अपलोड किया जा चुका है और यह इसका पार्ट 2 है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को जो है डिटेल में जानने का प्रयास करें, क्योंकि राष्ट्रपति से जोड़ करके जो बहुत सारे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग राष्ट्रपति को कई पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट हो, जो भी डाउट हो, वो सारा क्लियर हो जाए और एग्जाम में जो हमारा इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो हमारा पक्का हो जाए। तो राष्ट्रपति का पहला वीडियो जो था, जो कल मैंने अपलोड किया दोस्तों, उसमें हम लोग ने क्या किया था, तो एक आर्टिकल वाइज हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के 52 अनुच्छेद को हमने जाना कल की क्लास में, जिसमें कि हमने पद के बारे में जाना। फिर आर्टिकल 55 को हमने जाना, जिसमें कि 55 नहीं, आपका 56 हम लोग जाने पदावधि को। उसके बाद आर्टिकल 57 को हम लोग जाने पुनर्निर्वाचन से संबंधित, यह आर्टिकल है आपका 57। फिर आर्टिकल 58 जो है आपका राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित आर्टिकल है, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, उन सब का जिक्र कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 60 की बात करें तो शपथ से संबंधित बातों को यानी बातों की जानकारी दी गई कि यानी राष्ट्रपति को शपथ किनके द्वारा दिलवाया जाएगा, या इस बात का जिक्र आपका आर्टिकल 60 में किया गया है। और आर्टिकल 61 जो है दोस्तों महाभियोग से संबंधित है। तो इससे ये आर्टिकल 61 से जो है अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि महाभियोग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, मीन्स भारत का राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख है, सर्वोच्च नागरिक है, तीनों सेनाओं का प्रधान है, और यानी कि वह देश का प्रथम नागरिक है, सर्वशक्तिमान सर्वोच्च नागरिक है। और उसके हाथ से अगर कुछ यानी इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली व्यक्ति या पद जो है, वह अगर कोई गैर संवैधानिक कार्य करे, मीन्स इतनी महान पद पर बैठा व्यक्ति, इतना महान पद, इतना बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति अगर कोई गैर संवैधानिक कार्य करे, तो वहाँ क्या होगा कि बहुत बड़ा नुकसान पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ सकता है। तो किस प्रकार से जो है उनको नियंत्रित किया जाए, उनको रोका जाए, किस प्रकार से, वह विधि यह आपको 61 अनुच्छेद में दिया गया है। तो क्लियर है दोस्तों, ये हम लोग पिछली क्लास में हम लोग इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं। आज जो है मूल रूप से दोस्तों हम लोग आर्टिकल 54, जो कि निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल है आपका, और आर्टिकल जो है आपका 55, जो कि आपकी निर्वाचन की विधि से संबंधित आर्टिकल है। तो मूल रूप से आज हम लोग 2 आर्टिकल्स को ही इस क्लास में जानेंगे, क्योंकि ये जो निर्वाचन से संबंधित तथ्य है और निर्वाचन की विधि से संबंधित जो भी तथ्य है दोस्तों, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसको टफ समझते हैं और थोड़ा उलझन वाला यह विधि भी है। मीन्स अगर उसको डीपली देखिएगा तो आपको यानी अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, किंतु अगर आप रटने का प्रयास कीजिएगा तो क्या होगा, ये भारी सा लगेगा, मुश्किल सा लगेगा। और स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं कि रट्टा मारते हैं, जहाँ थोड़ा सा कुछ टफ आता है, थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो वहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रट्टा मारते हैं। तो रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, समझने का प्रयास करना है, क्योंकि जब आप रट्टा मारोगे तो आपको वो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा और हो सकता है कि एग्जाम हॉल में ही आप भूल जाओ। और अगर आप समझ करके पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा, कुछ ऐसा बिंदु भी याद रहेगा जो आपको एग्जाम हॉल में जो है हेल्प कर देगा। तो रटने से अच्छा है समझने का प्रयास कीजिए। जो भी आपको टफ लग रहा है ये चीज़ टफ नहीं होगा, क्योंकि आज इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे,
निर्वाचन और निर्वाचन की विधि से संबंधित बातों को ही जानेंगे, ताकि कोई भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाए। और ऐसे भी दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लगता है, कोई चीज़ टफ लगता है, तो उसको बार बार पढ़िए। कोई विद्वान नहीं होता है, कोई जन्म से सीख करके नहीं आता है, कोई जन्म से विद्वान नहीं होता है। अभ्यास से ही जो है इंसान आपको महान बनता है, वह जो है सफल बनता है। तो आप अभ्यास कीजिए, और एक बार में नहीं हो रहा 2 बार कीजिए, 2 बार में नहीं हो रहा 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए। तब तक करते रहिए जब तक वो चीज़, वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता है, आपके माइंड में सेट नहीं होता है। तो आप लोग रट्टा मत मारिए, समझने का प्रयास करिए। और आज हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे कि निर्वाचन और निर्वाचन की जो विधि है उसको समझने का ही प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल 54 के बारे में जानते हैं, जो कि निर्वाचन से, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातों की जानकारी देता है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 54 है, जो निर्वाचन से संबंधित जानकारी देती है हमें। तो इसमें सबसे पहले यह कहा गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा दोस्तों, वह अप्रत्यक्ष मतदान, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा क्या होगा दोस्तों, अप्रत्यक्ष मतदान के थ्रू होगा। यानी कि हम लोग जो वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जो 18 साल वाले होते हैं, यानी 18 साल का हर एक युवा को जो वोटिंग राइट दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, लोकतंत्र में, तो वहाँ जो वोटिंग राइट के थ्रू जो हम लोग MLAs MPs जो है संसद में भेजते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका प्रत्यक्ष मतदान का उदाहरण है। यानी हम प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं कि फलाना प्रतिनिधि है जो इस योग्य है, और उसे हम लोग चुन करके क्या करते हैं, लोकसभा, संसद या विधानसभाओं में भेजते हैं। तो वो क्या है, जो हमने डायरेक्ट चुना दोस्तों, वो प्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण है। यहाँ अप्रत्यक्ष मतदान बोला जा रहा है। तो यहाँ अप्रत्यक्ष मतदान का अर्थ होता है कि हम लोग जो है डायरेक्टली उस चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। हम लोग जो MLAs MPs चुन करके, प्रतिनिधि बना करके जो हम लोग संसद में भेज रहे हैं, उन MLAs MPs के द्वारा जो है इनका चुनाव किया जाएगा। यानी हम प्रत्यक्ष रूप से तो वोटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम ही वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ही प्रतिनिधि के द्वारा क्या हो रहा है, उनका चुनाव किया जा रहा है। तो क्लियर है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बिंदु कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान के थ्रू होता है। तो क्लियर है ये पॉइंट आपका। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों, तो आपका अप्रत्यक्ष मतदान के थ्रू। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो अप्रत्यक्ष मतदान है, तो यह अप्रत्यक्ष मतदान किस प्रकार से होता है। तो क्योंकि प्रत्यक्ष मतदान तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष मतदान हम लोग खुद करने जाते हैं, तो हम लोगों को पता है कि प्रत्यक्ष मतदान क्या होता है। तो आइए हम लोग अप्रत्यक्ष मतदान को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में ही देखने को मिलता है। तो इसमें एक निर्वाचक मंडल का आयोजन किया जाता है दोस्तों। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है एक जो निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है। और एक बात दोस्तों, इसका भी जो है आपका, यानी इलेक्शन जो है आपका चुनाव आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है दोस्तों। जैसे प्रत्यक्ष मतदान चुनाव आयोग के द्वारा होता है, वैसे ही ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष मतदान, यह भी जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। यानी धारा 324 के तहत ही इसका जो है आपका इलेक्शन होता है, आपका राष्ट्रपति जी का भी। तो चलिए, एक निर्वाचक मंडल के थ्रू चूंकि इनका चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो हम लोग निर्वाचक मंडल को जानने का प्रयास करते हैं कि इनमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, फिर राज्यसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, फिर आपका विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। यानी संघ से आपका लोकसभा और राज्यसभा हो गए, और आपका राज्यों से विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ एक जानने वाली बात है दोस्तों कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य को या अधिकार या राइट नहीं दिया गया है दोस्तों संविधान में कि वह इस विधान मंडल यानी निर्वाचक मंडल का हिस्सा वो बन सके और राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग ले सके। विधान परिषद का जिक्र जो है संविधान में हमारे नहीं किया गया है। इसका और एक कारण यह भी हो सकता है दोस्तों कि क्योंकि विधान परिषद जो है हर राज्य में नहीं है, किंतु विधानसभा क्या है प्रत्येक राज्य में है, और विधान परिषद हर राज्य में नहीं, मात्र जो है आपका 7 राज्यों में आपका विधान परिषद है। तो शायद ये अगर विधान परिषद को जो है आपको वोटिंग राइट का अधिकार दिया जाता, यानी निर्वाचक मंडल का में शामिल होने का अधिकार दिया जाता, तो कहीं ना कहीं यह असमानता होती, यानी जिन राज्यों में विधानसभा है उनको क्या होता कि बेनिफिट मिल जाता कहीं ना कहीं, और जहाँ नहीं है वहाँ क्या होता असमानता को देखने को मिलता। तो शायद इस वजह से जो है संविधान में इसमें शामिल होने का हक अधिकार राइट नहीं दिया गया, यानी विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, सिर्फ विधानसभाओं के सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यानी विधानसभा के अलावा जो यानी धारा 370 हटने से पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों, तो उसमें दिल्ली और पुदुचेरी ये दोनों विधानसभाओं के यहाँ यानी कि यहाँ विधानसभा है। बाकी आपके जो आपके यानी जो 5 आपके केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ विधानसभाएं नहीं है, तो मात्र दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है। तो इसके भी जो है एमएलए जो है यहाँ इसमें भाग यानी निर्वाचक मंडल के सदस्य बनते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेते हैं दोस्तों? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य। ये पुदुचेरी का नाम पहले दोस्तों पांडिचेरी था, आप लोग सबको पता होगा, अभी ये पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों जो है लोग आपका भाग लेते हैं। तो इसमें और एक जानने वाली खास बात है दोस्तों कि यहाँ सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, उस क्लास में हमने डीपली पढ़ा था कि जो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो 443 सदस्य होते हैं आपका इलेक्टेड, यानी कि आपका जो इलेक्शन के माध्यम से जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, तो ये 443 सदस्य होते हैं, प्लस 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। तो ये हम लोग लोकसभा राज्यसभा वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। तो इसमें 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर जो है यह 2 एंग्लो इंडियन का जो है मनोनयन करते हैं। ये मनोनीत होते हैं दोस्तों, आप इनका इलेक्शन नहीं होता, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं। 2 आपका लोकसभा में हो गया और 12 आपका राज्यसभाओं में हो गया। 12 राज्यसभा में ऐसे सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जिनका उत्कृष्ट योगदान होता है, समाज के लिए वो अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को यानी कि नॉमिनेटेड किया जाता है। यहाँ भी जो राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर ये 12 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं। तो ये 12 और यहाँ ये 2 यानी 12 और 2 यानी कि 14 लोग जो है नॉमिनेटेड जो राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके होते हैं। तो ये 14 लोग नॉमिनेटेड इसमें भाग नहीं लेते हैं। बाकी जो इलेक्टेड है 443 यानी 445 सीट है लोकसभा की, तो 443 आपका इलेक्टेड है, और राज्यसभा की बात करें तो 233 आपका ये इलेक्टेड है, और 12 आपका नॉमिनेटेड है, तो 12 नॉमिनेटेड वाले भाग नहीं लेते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों आपका कौन कौन निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत जो है आपका यानी इसमें भाग लेने वाले लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के सदस्य होंगे, और दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य यानी एमएलएज होंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों। अगर क्लियर नहीं हो तो 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर
हो जाएगा। जो भी डाउट है आपका सारा चला जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों निर्वाचन से संबंधित जानकारी, जो कि आर्टिकल 54 के में दिया, यानी अभी हम लोग आर्टिकल 54 के बारे में जान रहे थे। अब हम लोग आर्टिकल आपका 55 को जानेंगे, जो कि आपका निर्वाचन की विधि या निर्वाचन की रीति से संबंधित बातों की जानकारी आपका देती है आर्टिकल 55। तो निर्वाचन की जो विधि है दोस्तों, इस निर्वाचन की विधि में दो चीज को आपको ध्यान में रखना, एक समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये शब्द आपको एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक वर्ड आता है आपका एकल हस्तांतरित मत पद्धति। तो ये वर्ड भी आपको बार बार आता है। ये समानुपातिक मत पद्धति है, प्रतिनिधित्व प्रणाली जो देख रहे दोस्तों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसके तहत जो है जो भी प्रतिनिधि है उनके वोटों के मूल्य को बराबर करने का प्रयास किया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। और एकल हस्तांतरित मत का अर्थ होता है कि जो मत है वह हस्तांतरित किया जाता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, डीपली उसको देखेंगे कि किस प्रकार से जो है एक यानी एक राउंड में अगर राष्ट्रपति को जो उनका वोटिंग का जो एक टारगेट रहता है, एक यानी कि दिया रहता है 50% से आपको वोट लाना है, तो अगर वो नहीं लाता है तो किस प्रकार एक हस्तांतरित मत के द्वारा जो है फिर दूसरे राउंड में जो है आपको मत को यानी प्राप्त करने का राष्ट्रपति का जो ये है टारगेट है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब हम लोग अभी जानेंगे आपका निर्वाचन की विधि के अंतर्गत ही। तो आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरित या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो ये जो दोस्तों निर्वाचन की जो विधि है दोस्तों, तो हम लोग देख चुके हैं कि निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं, एमपी और एमएलए। तो एमपी में कौन होते हैं दोस्तों, लोकसभा और प्लस राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्यों को क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली जो है यानी अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को हम लोग डायरेक्टली नहीं भेजते हैं, हम लोग जो है प्रतिनिधि यानी कि चुनते हैं और वो उन प्रतिनिधि चुन करके जो राज्यसभाओं में भेजते हैं। और एमएलए की अगर बात करें दोस्तों, तो ये भी जो है हम लोग डायरेक्टली यानी प्रत्येक चुनाव के थ्रू जो हम लोग भेजते हैं एमएलए को। तो ये तीनों आपके भाग लेते हैं। और आपका एमएलए में आपका दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी आते हैं। तो दोस्तों ये जो एमपी जो है दोस्तों, ये एमपी जो है आपका जो कि लोकसभा और राज्यसभा से है, तो आपको यानी इलेक्टेड यानी निर्वाचित जो सदस्य उन्हीं को लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य में 433 हो गया दोस्तों, सॉरी 443 हो गया, प्लस राज्यसभा के 233 सदस्य। अब एमएलए की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एमएलए की संख्या बहुत बड़ी है इसके अकॉर्डिंग। अब इसको अगर जोड़ते हैं दोस्तों, तो 3 3 6 हो गया, और 4 3 7 हो गया, और 4 2 6 हो गया। तो ये आपका हो गया टोटल एमपीज का वोट। और एमएलए की अगर हम लोग बात करें, तो धारा 370 हटने से पहले हम लोग जानते हैं कि 29 राज्य थे भारत में, अभी 28 हो गए। तो 29 राज्य के जो एमएलएज होंगे दोस्तों, तो उनकी संख्या बहुत बड़ी मात्रा में। और सिर्फ 29 ही क्यों, दो जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभाओं के सदस्य है वो भी गिने जाएंगे। तो अगर टोटल करते हैं दोस्तों, तो इनका मत जो कितना होता है 4120। अब देखिए कितना ज्यादा का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 676 और 4120। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग जो प्रत्यक्ष मतदान करते हैं, हम लोग जो वोटिंग राइट का यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो वोट का जो मूल्य है
मत का जो मूल्य है क्या होता है, वो बिल्कुल समान होता है। यानी चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, आपका शहर में रहने वाला है, गांव में रहने वाला है, किसी भी कोई भी तरह का व्यक्ति हो, कोई भी एरिया का व्यक्ति हो, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के मत का मूल्य एक ही होता है, अंतर नहीं होता है। एक मत का मूल्य एक समान ही है, चाहे किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ देखिए डिफरेंसेस कितना है, कहाँ 676 और कहाँ 4120। तो यहाँ अगर वोटिंग का यानी अधिकार दिया जाए दोस्तों, समानता के अधिकार पे, तो यहाँ क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस इस आंकड़े के बीच देखने को मिलता है। तो यहाँ कहीं ना क्या हो जाएगा दोस्तों, असमानता हो जाएगा अगर प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य सामान्य रखा जाए, क्योंकि आंकड़ा बहुत ज्यादा, आंकड़े में डिफरेंसेस है। तो इसीलिए जो है क्या किया गया दोस्तों, हम लोग जो देखे थे समान अनुपातिक मत पद्धति प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो इसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों कि ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत क्या किया जाता है कि वोटों का जो यानी जो मत का जो मूल्य है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं जो इनको बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है, यानी बराबर करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि अगर इसके आधार पर जो मतों को गिना जाएगा तो ये बहुत बड़ी असमानता को लिए हुए, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो क्या होगा, एमएलए की सीट बहुत अधिक है, तो यहाँ क्या होगा, राज्य विधानसभाओं को बेनिफिट मिल जाएगा और लोकसभा राज्यसभा बहुत अधिक पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए इसको बराबर करने के लिए दोस्तों समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो है क्या किया गया है कि दोनों का मत का मूल्य निकालने का एक विधि दिया गया है दोस्तों संविधान में। यानी कि एमएलए और एमपी दोनों के मत को मूल्य को अलग अलग निकालने की विधि दी गई है हमारे संविधान में। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है एमएलए के मत का मूल्य निकालने का प्रयास करते हैं। तो एमएलए के मत का मूल्य होता है दोस्तों, यानी उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित हमेशा लगाना है दोस्तों, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स ही यहाँ भाग लेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है यहाँ भाग नहीं लेंगे। यानी मनोनीत जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 किया जाता है, राज्यसभा में 12 किया जाता है, वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, जो हम लोग प्रत्यक्ष मतदान के थ्रू अपने प्रतिनिधि को वहां भेजते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ उस राज्य की कुल जनसंख्या, यानी जिस राज्य का एमएलए का मत का गणना करना है, मूल्य निकालना है, तो उस राज्य की कुल जनसंख्या को यहाँ डालेंगे। मान लीजिए कि बिहार की जनसंख्या है, यानी बिहार का हम लोग को निकालना है, तो मान लीजिए 12 करोड़ बिहार की जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, एक आंकड़ा मोटा मोटी हम लोग लिए। राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ हो जाएगा आपका राज्य में जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वो इंटू 1/1000। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इस तरह से जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मूल्य निकल आएगा। क्या हो जाएगा, इसका मूल्य निकल जाएगा। किसका मूल्य निकल जाएगा आपका, तो एक राज्य के जो एमएलए है उनका। तो इस तरह से क्या करना है, हमारे पास जितने राज्य हैं उन सारे राज्यों के एमएलए के मूल्य अलग अलग हमें निकाल लेना, यानी अलग अलग उनका मूल्य निकाला जाता है। और उसके बाद यानी इस प्रकार से एमएलए का मूल्य निकाल लिया जाता है मतों का। उसके बाद दोस्तों अब निकालेंगे हम लोग आपका, ये तो एमएलए का हो गया। अब हम लोग एमपी के मत का मूल्य निकालेंगे। तो एमएलए के बाद दोस्तों एमपी के मत का मूल्य इस विधि से निकाला जाता है। तो यहाँ जो है दोस्तों एमपी का मूल्य बराबर, यानी कि सांसद का मूल्य बराबर कुल विधायकों, यानी एमएलए का मत का
मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या। यहाँ गुना भाग कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ आपका कुल विधायकों के मत का मूल्य, यानी जो हम लोग यानी जो जितने राज्य है 29 या 28 राज्य जो भी है, तो उनका जो विधायकों का जो मूल्य निकाले हम लोग अभी एमएलए की विधि के द्वारा, तो उनका टोटल जो होगा, यानी टोटल राज्यों के जो विधायकों का मत का मूल्य होगा वो यहाँ आएगा बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। निर्वाचित सांसद यानी एमएलए एमपी जो कि आपका 443 प्लस आपका 233, यानी लोकसभा के ये सदस्य है निर्वाचित और राज्यसभा के ये सदस्य है निर्वाचित। इस निर्वाचित सदस्य को हमेशा ये वर्ड को निर्वाचित को आप याद रखें, यहाँ सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे, इलेक्टेड सदस्य होंगे, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं होंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों एमपी का हम लोग मत का मूल्य? तो कुल विधायकों का मत का मूल्य, यानी टोटल राज्यों के जो विधायकों के मत का मूल्य हम लोग निकाले, उन सब का टोटल करेंगे, यानी 29 राज्य के विधायकों के जो मत का टोटल होगा वो रखेंगे हम लोग ऊपर, फिर बटा करेंगे निर्वाचित सांसदों की संख्या, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या उसमें ऐड कर देंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्या निकलेगा, एमपी के मत का मूल्य। तो इस प्रकार क्या होगा, जो डिफरेंस जो है आपका दोस्तों 676 का और 4120 का, तो ये डिफरेंस बहुत अधिक जो है कम हो जाता है, लगभग आपका समान हो जाता है। इस प्रकार जो है ये लोग क्या करते हैं, यानी ये एमएलए और एमपी जो है आपका निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेकर के जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों, कहीं कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप एक बार नहीं 2 बार देखो, 2 बार नहीं हो रहा है क्लियर, 3 बार में देखो, 3 बार में नहीं हो रहा है, 4 बार में देखो, और जब क्लियर होगा, अगर आप इसको जैसे आप वीडियो देखिए उसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तरों को हल करने का प्रयास करिए, तो जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट होगा वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो बार बार देखिए, क्लियर हो ही जाएगा। तो ये हो गया क्लियर दोस्तों, आपका कैसे निकालना है एमपी और एमएलए के मत का मूल्य। तो इस प्रकार से एमएलए और एमपी के मत का मूल्य निकाला जाता है और उसके बाद उसके आधार पर क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया जाता है। अब और एक बात दोस्तों कि हम लोग जो वोट करते हैं एमएलए एमपीज को, तो वहाँ पे क्या होता है कि यानी कि मान लीजिए 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो वहाँ 10 कैंडिडेट में जो भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा जो मत मिलेगा, वोट मिलेगा, वो क्या होता है, विजयी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ऐसा कंडीशन नहीं है, यहाँ वरीयता को प्राथमिकता दी जाती है। मान लीजिए कि ABCD आपका 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और हम लोग पिछले बार यानी पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि इसमें यानी कि जो आपका योग्यता में देखे थे कि जो भारत का नागरिक है, जो आपका 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, जो लोकसभा की सदस्य बनने के योग्य है और सरकारी किसी पद पर लाभ के पद पर ना हो, तो वह जो है इसमें भाग ले सकता है, बशर्ते 50 जो है आपका एमएलए यानी 50 आपका प्रस्तावक और 50 आपका अनुमोदक होना चाहिए, यानी 50 लोग उनके नाम का प्रस्ताव रखे और 50 जो है लोग उसको अनुमोदन करें कि हाँ ये व्यक्ति सही है, इस पद के योग्य है। तो यानी लगभग 100 एमएलए एमपीज के वोट चाहिए प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में। तो ये हम लोग कहाँ देख चुके हैं दोस्तों, योग्यता से संबंधित जो आर्टिकल है 58 उसमें देख चुके हैं। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों कि जब मान लीजिए कि ABCD जो अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको अधिकार दिया गया है आपको वोटिंग करने के लिए, तो मान लीजिए यहाँ आपको C को आपने नंबर 1 पे रखा, B को
नंबर 2 पे रखा और डी को नंबर 3 पे रखा और ए को क्या किया, नंबर 4 पे रखा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक विधि है यहाँ इस्तेमाल होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, वो है आपका कुल वैध मतों, यानी कुल वैध मत बटा 2+1, यानी कि आपको 50+1 लाना होगा। यानी बहुत अधिक यहाँ वोट लाने की, मत लाने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ 50% से आप अधिक 1 2 3 4 जितना भी ला सकते हैं, लेकिन 50% से आपको ज़्यादा यानी 50% आपको लाना पड़ेगा। यानी एक भी अधिक 50% से होना चाहिए। तो यानी कुल वैध मत +2। तो इसके तहत क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि सी को हमने नंबर 1, यानी हमने माना कि सी जो है सबसे योग्य है आपका राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो अब मतगणना प्रारंभ हुई और मतगणना प्रारंभ हुई तो आपका अगर मान लीजिए कि पहले राउंड में जो है आपका ये सी जो कैंडिडेट है या 50% से अधिक मत ले आया या 51 मत ले आया, ठीक, तो वो विजेता हो गया। इनकेस अगर ये जो सी जिसे हमने नहीं जीता, इसका फर्स्ट राउंड में 50% मत नहीं आया, तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन के रूप में जो भी चुना गया है, दूसरे ऑप्शन के रूप में कौन चुना गया है, बी। तो दूसरे राउंड में बी को मौका दिया जाएगा। अगर ये बी जो है आपका 50+ ले आया तो क्या होगा, यह जीत जाएगा। अगर बी भी नहीं जीता तो दूसरे राउंड में क्या होता है कि चौथा जो नंबर रहता है दोस्तों, ये लास्ट वाला जो रहता है, उसको इस राउंड से बाहर कर दिया जाता है। तो तीसरे राउंड में किसको मौका मिलेगा, थर्ड वाले को। इस तरह से क्या होगा दोस्तों, जब तक 50+1 का जो आंकड़ा कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक यह जो है राउंड चलता रहेगा। क्लियर हो गया। जो जब भी जिस राउंड में ये 50+1 आ गया, अगर फर्स्ट राउंड में ही आ गया तो फर्स्ट राउंड में ही आपका राष्ट्रपति घोषित हो जाएगा। अगर सेकंड राउंड में आया, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में आया तो आपका जनरली सेकंड तक हो ही जाता है। तो ये हो गया दोस्तों प्रस्तावक और अनुमोदक के द्वारा क्या होता है, आपका राष्ट्रपति के यानी 50 MLA प्रस्तावक के रूप में और 50 MLA MP जो है अनुमोदक के रूप में आपको यानी उस व्यक्ति का अनुमोदन करते हैं प्रस्तावक के रूप में, अनुमोदक के रूप में। फिर वह व्यक्ति, वह कैंडिडेट इस पद के लिए जो है खड़ा होता है और उसे इस प्रकार से इस विधि के द्वारा जो है आपको राष्ट्रपति के पद पर जो है स्थापित किया जाता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैसेज बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर नहीं हो तो आप बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार इस वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरों को हल कीजिए। आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट है सब आपका चला जाएगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो आपके हल हो जाएंगे। तो अगली क्लास में जो है दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 53 पढ़ेंगे, जो कि कार्य और शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। इसको भी हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे क्योंकि यह जो है पीटी और मेंस दोनों के हिसाब से जो है बहुत जो है आपका, यानी कि पीटी और मेंस दोनों में यह बहुत प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही डीपली इसको जानने की आवश्यकता है। तो हम लोग अगली क्लास में कार्य शक्ति के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए देवी स्टडीज से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है लाइक नहीं रहता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।